हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ एकता मिश्रा। वेलकम टू लाइफ टॉप एकेडमी। और बच्चों, जैसा कि मैंने बताया था कि हम लोग प्रीवियस क्लासेस में टीचिंग लर्निंग मेथड्स के बारे में स्टडी कर रहे थे। टीचिंग लर्निंग मेथड्स क्या है, टीचिंग के कौन कौन से मेथड्स होते हैं, टीचिंग फॉर्मूलाज हो गया, टीचिंग टेक्निक क्या है, स्ट्रेटजीज कैसी है। तो इन सब पे हमने प्रीवियस क्लासेस में हमने काफी सारी बातें की थी, काफी सारी थ्योरीज के बारे में डिस्कशन किया था। और जो हमारा आज का सेशन है, इससे और 4-5 सेशंस और लेके हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे। वहां पे हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन ये हमारा रहेगा, जिसमें 100+ का टारगेट हम लेके चल रहे हैं। और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं यूपी टेट सी टेट में, उन सारे क्वेश्चंस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके, तो आज का जो मेरा क्वेश्चन है वो आज मैं जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो केवल किसी एक ही टॉपिक, एक ही चैप्टर से नहीं है। जिस काफी सारी चीजों से, मतलब इसमें पर्सनालिटी के भी कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ आपके मेजरमेंट के भी हैं, कुछ मेमोरी से भी क्वेश्चंस हैं। तो वो सारे क्वेश्चंस उसमें ऐड है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है, क्वेश्चन नंबर 1। रक्षा तंत्र का उपयोग दो व्यक्तित्व संरचनाओं में किस मानसिक संघर्ष को संभालने के लिए किया जाता है? तो हम लोग जो पर्सनालिटी की थ्योरी पे जब हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, वहां पे हमने फ्रॉइड की थ्योरी में ईगो डिफेंस मैकेनिज्म पे हमने काफी चर्चा की थी। तो ये प्रश्न वहीं से आया है कि किस संघर्ष को संभालने के लिए रक्षात्मक तंत्र, जो ईगो डिफेंस मैकेनिज्म है, उसका प्रयोग किया जाता है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट, ईड और फराहम। मतलब ईड और सुपर ईगो जो होता है उसके तंत्र को, उन दोनों के मध्य बैलेंस करने के लिए हम लोग ईगो डिफेंस मैकेनिज्म का प्रयोग करते हैं। उसमें ऐसे भी इसमें बैलेंस का जो कार्य करता है वो सुपर ईगो का होता है। जो ईगो है, एक तो होता है हमारा ईड, दूसरा होता है हमारा सुपर ईगो। और जो ईगो रहता है वो दोनों के मध्य बैलेंस का काम करता है। और उसी बैलेंस को और अच्छे से मैनेज करने के लिए कभी कभी व्यक्ति ईगो डिफेंस मैकेनिज्म लाइक प्रोजेक्शन, रैशनलाइजेशन, सब्लिमेशन, रिप्रेशन, रिग्रेशन, इन सारी चीजों का, इन सारी युक्तियों का प्रयोग करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 16 पीएफ इन्वेंटरी किसने दी थी? तो 16 पीएफ इन्वेंटरी ये भी पर्सनालिटी से ही रिलेटेड है। पर्सनालिटी में 16 पीएफ के बाद आरबी कैटल ने किया था। आरबी कैटल ने पर्सनालिटी को मेजर करने के लिए 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स को बताया था। ठीक है, उन 16 पर्सनालिटी फैक्टर के आधार पे हम लोग किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन करते हैं। तो जिसमें राइट आंसर है वो है आरबी कैटल। ओके, नेक्स्ट है हमारा, ओडिपस और इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स किस मनोवैज्ञानिक चरण के दौरान होता है? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये भी फ्रॉइड से रिलेटेड है। फ्रॉइड ने की जो पर्सनालिटी की जो थ्योरी है उसको कई पार्ट में डिवाइड किया गया है। उसी में आता है हमारा डेवलपमेंटल पोर्शन। तो डेवलपमेंटल जो होता है वहां पे हम लोगों ने कुछ स्टेज पढ़े थे, ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी, जेनाइटल। ये बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। ये सी टेट, यूपी टेट, ऑल जितने भी आप स्टेट टेट्स की तैयारी कर रहे हैं, वहां से क्वेश्चंस, इसमें से क्वेश्चंस आने ही आने हैं। तो जो हमारा फैलिक स्टेज था, तो फैलिक स्टेज जो है ये तीसरा स्टेज है। सबसे पहला होता है ओरल, फिर आता है एनल, ओरल, एनल, फैलिक, उसके बाद लेटेंसी, देन जेनाइटल। जो हमारा फैलिक स्टेज है, फैलिक स्टेज में ऑडिपस और इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स आते हैं। ऑडिपस और इलेक्ट्रो क्या होता है? ऑडिपस लड़कों में माता को लेके अट्रैक्शंस, और इलेक्ट्रो जो होता है वो लड़कियों में पिता के प्रति जो अट्रैक्शंस होता है वो फ्रॉइड ने बताया था। तो ये इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है फैलिक स्टेज, ये राइट है। ओके, इसमें देखिए बच्चों मैं टिक नहीं कर रही हूँ, आप लोग सेल्फ इवेल्युएशन भी कर सकते हैं। इसको आप लोग फिर से क्वेश्चंस को देखिएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि व्यक्तित्व के अंतर्मुखी और बहिर्मुखी सिद्धांत को किसने बताया था? तो व्यक्तित्व की अंतर्मुखी और बहिर्मुखी सिद्धांत को किसने बताया था? युंग ने। युंग ने पर्सनालिटी की अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक इन्होंने तीसरा एक और बताया था जिसको उभयमुखी कहते हैं या एम्बीवर्ट कहते हैं। इंट्रोवर्ट ऐसे होते हैं जो लोग कम बोलते हैं, बहुत ज्यादा बात नहीं करते, बहुत सोशल नहीं होते हैं।
और बहिर्मुखी क्या होते हैं, जस्ट इसके अपोजिट, वो बहुत टॉकटिव होते हैं, बहुत सोशल होते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं। तो ये जो क्लासिफिकेशन किया था वो युंग महोदय ने किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्यक्तित्व के आधुनिक गुण सिद्धांतों के जनक कौन है? गुण का मतलब होता है शील गुण सिद्धांत। तो सबसे पहले व्यक्तित्व के शील गुण सिद्धांत को किसने बताया था? किसको इसका जनक कहा जाता है? गार्डन आलपोर्ट, जेपी गिलफोर्ड, सिगमंड फ्रॉइड और यंग। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट नाम है वो है गार्डन आलपोर्ट। आलपोर्ट ने सबसे पहले पर्सनालिटी को शील गुण के आधार पे डिवाइड किया था, जिसमें कार्डिनल, सेंट्रल, सेकेंडरी, कॉमन ट्रेट्स और पर्सनल ट्रेट्स थे। तो पर्सनल ट्रेट्स के 3 प्रकार थे, कार्डिनल, सेंट्रल, सेकेंडरी ट्रेट्स बताए थे इन्होंने। ओके, तो इसमें राइट आंसर क्या है? फर्स्ट है हमारा गार्डन आलपोर्ट। ओके, नेक्स्ट है हमारा, क्योंकि देखिए युंग का भी हम लोग ऊपर बात कर ली, युंग ने क्या दिया था? एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट। सिगमंड फ्रॉइड का मनोविश्लेषण का सिद्धांत था। जेपी गिलफोर्ड ने पर्सनालिटी पे नहीं, उन्होंने इंटेलिजेंस पे काम किया था। तो ये तीनों पहले से ही एलिमिनेट हो गया, ये तीनों पहले से ही इसमें नहीं होगा। तो शीलगुण पे सिद्धांत किसने किया था? आलपोर्ट ने। देन है हमारा अभिप्रेरणा की प्रक्रिया के प्रमुख तत्व हैं। तो अभिप्रेरणा में जो सबसे इंपॉर्टेंट तत्व होता है वो कौन सा होता है? आवश्यकता, उत्प्रेरक, चालक, उत्प्रेरक या चालक, फिर है प्रेरणा या लक्ष्य, उपरोक्त सभी। तो अभिप्रेरणा में मुख्य तत्व कौन सा होगा? जैसे अगर हम लोग बात करें मोटिवेशन, जब हम लोग मोटिवेशन के बारे में पढ़ रहे थे, हमने मोटिवेशन साइकिल देखी थी, नीड, ड्राइव, बिहेवियर, गोल। इसमें सबसे पहले क्या आता है? नीड। इसके बाद अगर हमारे में नीड है तो नीड के बाद हमारे अंदर ड्राइव उत्पन्न होगा, फिर ड्राइव उत्पन्न होगा तो हम किसी गोल को प्राप्त करने के लिए अग्रसर होंगे, व्यवहार करेंगे। तो ये तीनों ही अभिप्रेरणा के प्रमुख तत्व माने जाते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है उपरोक्त सभी। अगर ये उपरोक्त सभी ऑप्शन नहीं होता तो यहाँ पे आवश्यकता हमारी सबसे इंपॉर्टेंट होती, लेकिन जबकि यहाँ उपयुक्त भी दिया हुआ है तो इसलिए उपरोक्त सभी जो आंसर होंगे वो राइट होंगे। ओके, ये है हमारा उपरोक्त सभी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैस्लो ने आवश्यकताओं को कितने भागों में बांटा था? मैस्लो ने आवश्यकताओं को कितने भागों में बांटा था? 3, 4, 5, 6। जब हम लोग मैस्लो की आवश्यकता सिद्धांत देखें, ये भी पर्सनालिटी से रिलेटेड है, तो वहां पे मैस्लो ने क्या बताया था? शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता, संबंधन की आवश्यकता, फिर सम्मान की आवश्यकता, उसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो अगर हम काउंट करें ना तो इन्होंने 5 आवश्यकताओं को बताया था, शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता, संबंधन की आवश्यकता, सम्मान और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की आवश्यकता। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है 5। ओके, 5 पे लिखा है। तो ये है मैस्लो, अ थ्योरी ऑफ मोटिवेशन बुक जो लिखी है वो मैस्लो ने लिखी है, क्योंकि मैस्लो ने मोटिवेशन पे काम किया। वैसे काम तो काफी लोगों ने किया, हर्बर्ग का भी मोटिवेशन का सिद्धांत है, एडम्स ने भी थोड़ा बहुत कार्य किया है, लेकिन जो सबसे ज्यादा काम किया है वो मैस्लो ने किया है। तो जो बुक है वो मैस्लो की है। इसके बाद आता है हमारा मूल प्रवृत्ति अभिप्रेरणा सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? मूल प्रवृत्ति, देखिए बच्चों, मूल प्रवृत्ति काफी इंपॉर्टेंट है। वैसे इंपॉर्टेंट तो सभी है, क्योंकि जो भी यहाँ क्वेश्चंस आप देख रहे हैं वो सेलेक्टेड है और कई बार पूछे जा चुके हैं। तो जो हम क्वेश्चन देखते हैं, मूल प्रवृत्ति अभिप्रेरणा सिद्धांत के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो इसमें फ्रॉइड तथा युंग, कोर्टलेविन, मैकडूगल और स्किनर। तो यहाँ पे जो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत है वो सबसे पहले मैकडूगल ने बताया था। ओके, तो मैं ठीक कर दूंगी, यहाँ पे जो वर्ड है वो थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे मैं इसका इंग्लिश में नाम लिख के आप लोग को शेयर कर दूंगी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है मैकडूगल। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत को, अभिप्रेरणा मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया था। देन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्नोद सिद्धांत के अनुसार अंतर्नोद के कारण अभिप्रेरणा होती है। अंतर्नोद किस पर आधारित होता है? जो अंतर्नोद होता है, अंतर्नोद को इंग्लिश में कहते हैं ड्राइव। जो ड्राइव है वो किस पे आधारित होता है? तो ड्राइव कहाँ से शुरू होगा? जब हम लोग ड्राइव का, अगर हम लोग मोटिवेशन का साइकिल देखें तो मोटिवेशन के साइकिल में तो जो ड्राइव का सिद्धांत है वहां पे सबसे पहले आता है हमारा आवश्यकता।
सबसे पहले हमारे अंदर आवश्यकता उत्पन्न होगी, नीड ड्राइव, पहले नीड, क्योंकि जब हमारे अंदर नीड उत्पन्न होगा तभी हम व्यवहार करेंगे। जब प्यास लगेगी तो प्यास क्या है, पानी, पानी की आवश्यकता हमारे अंदर उत्पन्न होगी ना। तो सबसे पहले हमें आवश्यकता चाहिए, ड्राइव उत्पन्न होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आवश्यकता। आवश्यकता के बाद हमारे अंदर ड्राइव उत्पन्न होगा, ड्राइव उत्पन्न होने के बाद हम गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करेंगे, देन हम गोल को अचीव कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आवश्यकता। वेट एक सेकेंड। ओके, तो राइट आंसर है हमारा आवश्यकता। देन है हमारा स्पीयरमैन का बुद्धि संबंधित सिद्धांत सम्मानित किस नाम से जाना जाता है। स्पीयरमैन, हम लोग बुद्धि के सिद्धांत में पढ़े थे ना, वैसे तो ये मुझे जबान पे ही रटा हुआ है स्पीयरमैन का सिद्धांत, इंटेलिजेंस थ्योरी अगर बात करें तो इसमें जो हमें राइट आंसर देखना है वो क्या है, समूह कारक सिद्धांत, ग्रुप फैक्टर थ्योरी तो होगी नहीं, थ्री डायमेंशनल सिद्धांत ये भी नहीं है, द्विकारक सिद्धांत और प्रतिदर्शन सिद्धांत। तो जो ग्रुप फैक्टर थ्योरी है वो है थर्स्टन की ग्रुप फैक्टर थ्योरी, सैम्पलिंग थ्योरी है हमारा थॉमसन की सैम्पलिंग थ्योरी है, थ्री डायमेंशनल थ्योरी आपका गिलफोर्ड का आता है, गिलफोर्ड का थ्री डायमेंशनल थ्योरी है। तो बचा कौन सा, वो है हमारा टू फैक्टर थ्योरी। स्पीयरमैन का टू फैक्टर है, इन्होंने दो फैक्टर्स की बात की जिसमें हमारा जी फैक्टर और एस फैक्टर, स्पेसिफिक फैक्टर और जनरल फैक्टर, जनरल और स्पेसिफिक की इन्होंने बात की थी, जिसको दो कारकीय सिद्धांत या द्विकारकीय सिद्धांत या टू फैक्टर थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो इन तीनों को ही आप देख लीजिए, चारों को ही। तो ग्रुप फैक्टर थी थर्स्टन का ग्रुप फैक्टर, गिलफोर्ड का थ्री डायमेंशन थ्योरी या स्ट्रक्चर थ्योरी भी कहते हैं, थॉमस का है सैम्पलिंग थ्योरी और स्पीयरमैन का टू फैक्टर थ्योरी। ओके, नेक्स्ट है हमारा सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण कब हुआ। 1890, 1905, 1916, 1937। तो इसका जो शुरुआत हुआ था वो हुआ था 1800 और सॉरी 1905 में, बीने बुद्धि परीक्षण जो आया था ना 1905 में, तो वही सबसे पहला बुद्धि परीक्षण माना जाता है। तो राइट आंसर क्या है, सेकेंड 1905। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आएंगे, अच्छे लगेंगे। देन हमारा प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण का निर्माण किसने किया था। प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण जो थे उसका निर्माण किसने किया था। तो इसको रेवेंस ने बताया था, रेवेंस का है रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण, इसका निर्माण रेवेंस ने किया था। ये बच्चों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, एक तरह का परफॉर्मेंस टाइप का परीक्षण होता है, क्रियात्मक परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बीने साइमन बुद्धि परीक्षण किस प्रकार का परीक्षण है। बीने साइमन बुद्धि परीक्षण एक किस प्रकार का परीक्षण माना जाता है। ओके, तो बीने साइमन परीक्षण को हम किस परीक्षण में रखेंगे, ऑप्शन देख लेते हैं। व्यक्तिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, व्यक्तिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण या उपयुक्त में से किसी प्रकार का नहीं। तो आप लोग एक बार सोचिए कि बीने साइमन बुद्धि परीक्षण को हम लोग किस परीक्षण की कैटेगरी में रखते हैं। व्यक्तिक शाब्दिक रखेंगे, इसको इंग्लिश में देख लेते हैं, इंडिविजुअल वर्बल, इंडिविजुअल नॉन वर्बल, ग्रुप वर्बल या कोई नहीं। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट, व्यक्तिक शाब्दिक परीक्षण। तो व्यक्तिक शाब्दिक परीक्षण कैसा परीक्षण है, एक इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट माना जाता है। तो राइट आंसर क्या है, फर्स्ट। जरूरी नहीं है बच्चे इससे केवल क्वेश्चन सीटेट और यूपी टेट में है, जो बच्चे बीएड एंट्रेंस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं एजुकेशन में, उससे भी क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कभी कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीयरमैन ने बुद्धि में किन दो कारकों को सम्मिलित किया। देखिए घूम फिर के क्वेश्चन आया, इससे पहले पूछा था स्पीयरमैन की बुद्धि परीक्षण का नाम, बुद्धि का नाम क्या था, स्पीयरमैन का जो सिद्धांत है वो किस नाम से जानते हैं। और यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आ गया है, स्पीयरमैन ने बुद्धि में किन दो कारकों को सम्मिलित किया है। तो इसको सबसे पहले क्वेश्चन, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करिए तो सबसे पहले क्वेश्चन को कई बार पढ़िए। सामान्य एवं असामान्य बुद्धि, विशिष्ट एवं अति विशिष्ट बुद्धि, सामान्य एवं विशिष्ट बुद्धि, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इससे पहले हमने अभी डिस्कशन कर लिया है, वो कौन सा था, जनरल और स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर से है ना, तो उसमें जो स्पीयरमैन की बुद्धि का सिद्धांत है उसमें जनरल इंटेलिजेंस और स्पेसिफिक इंटेलिजेंस दो कारकों से सम्मिलित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बुद्धि वही है जिसको बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है? इसको किस साइकोलॉजिस्ट ने बताया था? बर्ट, टर्मन, एबिंगहॉस, फ्रीमैन। किस साइकोलॉजिस्ट ने जो बुद्धि की परिभाषा दी थी कि बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है? किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार ये परिभाषा दी गई थी? ठीक है, तो वो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, ये इस टाइप के भी क्वेश्चन आए हैं परिभाषा वाले, तो इसका मतलब ये है कि हमें परिभाषा जो डेफिनेशन है उसको भी देखना जरूरी है। इस डेफिनेशन को मैं, जब हम लोग बुद्धि के बारे में पढ़ रहे थे तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन है वो मैं बताया था मैंने, और अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को लाइफ टॉप एकेडमी के चैनल पे जाके देख सकते हैं। ओके, तो इसमें जो राइट आंसर है वो है फ्रीमैन ने बुद्धि को ये परिभाषित किया था, बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है। मतलब बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है, इसको फ्रीमैन ने बताया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, आर्मी अल्फा परीक्षण किस प्रकार का परीक्षण है? व्यक्तिक शाब्दिक, सामूहिक शाब्दिक, सामूहिक अशाब्दिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें जो आर्मी अल्फा आर्मी बीटा दो प्रकार का परीक्षण है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इन दोनों परीक्षणों का निर्माण किया गया था। जो आर्मी अल्फा होता है वो इसमें जो भाषा का प्रयोग करते हैं उसमें अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं, और जो आर्मी बीटा परीक्षण होता है वहां पे किसी अदर लैंग्वेज जो बेसिक लैंग्वेज होती है, मतलब जहाँ के लोग रहने वाले हैं उनकी भाषा में उस परीक्षण का निर्माण किया जाता है। तो वो थोड़ा सा इजी होता है कंपेयर टू आर्मी अल्फा परीक्षण से। ओके, तो आर्मी अल्फा आर्मी बीटा ये दोनों ही परीक्षण सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, जिसका निर्माण प्रथम विश्व युद्ध के तहत किया गया था। ओके, ये दोनों ही सामूहिक शाब्दिक परीक्षण की कैटेगरी में आते हैं। राइट आंसर हमारा है सेकेंड। ओके, नेक्स्ट है बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो देखिए बुद्धि से भी क्वेश्चंस आ गए, इससे पहले हम लोग बात किए थे गिलफोर्ड का जो सिद्धांत है वो 3 डायमेंशनल थ्योरी है। पियाजे का तो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी से आ गया। थॉर्नडाइक का कौन सा था? थॉर्नडाइक का मल्टी फैक्टर थ्योरी है। अब बचा क्या? बचे कौन? बीने का जो है स्पीयरमैन का 2 फैक्टर, बीने का यूनिफैक्टर थ्योरी। ठीक है, तो बीने का जो है वो यूनिफैक्टर थ्योरी है, एक कारक सिद्धांत है। स्पीयरमैन का 2 फैक्टर थ्योरी है। गिलफर्ड का 3 डायमेंशन थ्योरी है। पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, और थॉर्नडाइक का है, थॉर्नडाइक का मल्टी फैक्टर थ्योरी। ओके, तो ये सारे सिद्धांत को आप लोग एकदम अच्छे से रट लीजिएगा। अगर नहीं हो तो आप क्या करिए, एक लिस्ट बनाइए, उस पर जितनी भी सिद्धांत है उसका नाम लिख के उसको एकदम अच्छे से रख लीजिए, समझ लीजिए कैसे क्या है। ठीक है, किससे क्वेश्चन आने ही आने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1908 के बीने साइमन बुद्धि परीक्षण तो इसमें हम देखते हैं हमारा ऑप्शन क्या क्या है। बालकों की बुद्धि की परीक्षा की गई। किस वर्ग के बालकों की बुद्धि की परीक्षा की गई थी? 3 से 13 वर्ष के बालकों की बुद्धि की परीक्षा की गई है। तो राइट आंसर है हमारा सेकेंड, 3 से 13 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिलफोर्ड का बुद्धि संबंधी सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए अब तक 2-3 हम लोग बुद्धि के सिद्धांत पे चर्चा किए थे, और वहां पे मैंने पूरा डिटेल में सारे ही सिद्धांत जो थे उसको बताया था। तो गिलफोर्ड का जो सिद्धांत है वो कौन सा है? वो है त्रिआयामी सिद्धांत। द्विआयाम जो सिद्धांत है, 2 फैक्टर थ्योरी हमारा, 2 डायमेंशन थ्योरी। अगर 2 फैक्टर की बात करें तो वो स्पीयरमैन का है। मल्टी फैक्टर की बात करें तो थॉर्नडाइक का मल्टी है। त्रिआयाम सिद्धांत हमारा गिलफोर्ड का आता है। ओके, पदानुक्रमिक सिद्धांत वॉरेन का है। पदानुक्रमिक सिद्धांत पे उन्होंने कार्य किया था। उन्होंने एक हायरार्की बनाई थी, और उस हायरार्की में सारे जितने भी सिद्धांत थे सबको ऐड कर दिया था। तो वो किसका सिद्धांत है? वो है वॉर्न का। इसके बाद है, टर्मन ने बुद्धि को क्या माना? समायोजन करने की योग्यता, सीखने की योग्यता, अमूर्त चिंतन करने की योग्यता, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये भी परिभाषा से ही क्वेश्चन आया है। क्या माना है? तो जो टर्मन का विचार था, टर्मन ने बुद्धि को, देखिए आप लोग, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप लोग को बुद्धि की
जितने भी जो मेन डेफिनेशन, जैसे फ्रीमैन का डेफिनेशन हो गया, टर्मन का डेफिनेशन हो गया, गिलफोर्ड का डेफिनेशन हो गया, उन सब चीजों को नोट डाउन करके एक बार अच्छे से रट लेना। यहाँ पे रूट लर्निंग को का यूज करके चीजों को रटना है। ओके, तो कुछ कुछ चीजें होती है जो यूपी टेट का जो पेपर का पैटर्न है, वहां पे आपका नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं जिसको हमें रटना ही पड़ता है। यानी हाउ, यहाँ पे इन्होंने बताया था अमूल चिंतन करने की योग्यता ही बुद्धि कहलाती है। ओके, अमूल चिंतन करने की योग्यता क्या है? बुद्धि है। ये किसने बताया था? टर्मन ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पियाजे ने बुद्धि को किसके प्रति समायोजन योग्यता के रूप में परिभाषित किया है? पियाजे ने किसको, अब पियाजे की थ्योरी हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था। पियाजे ने बताया था अपने सिद्धांत में, पियाजे ने भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण को बताया था समायोजन करने की योग्यता बुद्धि कहलाती। क्योंकि जन्मजात वृद्धि, परिवार की मांग, कार्य जीवन की मांग, ये इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बुद्धि क्या होती है? जहाँ पे व्यक्ति सामाजिक और भौतिक परिस्थिति पर्यावरण के साथ समायोजन स्थापित कर लेता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण 1916 किसके द्वारा निर्मित किया गया था? स्टैनफोर्ड जो बीने परीक्षण था, वहां पे बीने और टर्मन दोनों ने ही मिलके 1916 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में बुद्धि परीक्षण में मतलब थोड़ा सा और मॉडिफाई किए थे, मॉडिफिकेशन किए थे, तो टर्मन के साथ मिलके इन्होंने किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऐसे बुद्धि परीक्षण जिसमें भाषा का प्रयोग किया जाता है किस नाम से जाना जाता है? ये तो हम देख के, भाषा का प्रयोग, तो भाषा का प्रयोग किसमें होगा? शब्द। तो वहां पे आंसर क्या होगा? शाब्दिक। क्योंकि निष्पादन बुद्धि परीक्षण वो होता है जहाँ पे हम शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, वो परफॉर्मेंस पे बेस्ड होता है। प्रोजेक्टिव टेस्ट क्या होता है? जिस जब हम किसी चीज को देख के दिखा दिया जाता है, कोई चित्र वगैरह, उसके आधार पे जब हम कुछ लिखवाते हैं, स्टोरी वगैरह। उपयुक्त में से कोई नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या है? शब्द। जब शब्द की बात आती है तो वहां पे आएगा हमारा शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण एक ऐसा परीक्षण है जहाँ पे भाषा का प्रयोग किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा, सामूहिक बुद्धि परीक्षण का विकास सर्वप्रथम कब से हुआ? तो देखिए, जब हम लोग अभी बुद्धि परीक्षण के बारे में बात कर रहे थे, तो हमने बात किया था आर्मी अल्फा आर्मी बीटा परीक्षण के बारे में। और वो कब प्रारंभ किया गया था? वो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आया था, और वो भी एक तरह का सामूहिक बुद्धि परीक्षण ही है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो है सामूहिक बुद्धि परीक्षण का विकास प्रथम विश्व युद्ध के समय प्रारंभ किया गया था। ओके, नेक्स्ट है, स्पेंगर व्यक्तित्व को कितने वर्गों में बांटा है? स्पेंगर ने व्यक्तित्व को कितने वर्गों में बांटा है? 4, 6, 8, 3, या फिर 4, 8, 3, 6? तो स्पेंगर का जो पर्सनालिटी का थ्योरी है, जो स्पेंगर ने पर्सनालिटी को डिवाइड किया है 5 पार्ट में बांटा है यहाँ पे, लेकिन 5 तो है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे जो राइट आंसर है वो 6 है, 6 पार्ट में, सॉरी। हाँ, स्पेंगर का जो व्यक्तित्व को का सिद्धांत है, स्पेंगर का जो व्यक्तित्व सिद्धांत है, वो वैल्यूज की बात करता है, मूल्य की बात करता है। इन्होंने वैल्यूज व्यू पॉइंट के आधार पे पर्सनालिटी को 6 पार्ट में बांटा है, जिसमें थ्योरेटिकल पर्सनालिटी, इकोनॉमिक पर्सनालिटी, रिलीजियस पर्सनालिटी, पॉलिटिकल पर्सनालिटी, सोशल पर्सनालिटी और एस्थेटिक पर्सनालिटी को बताया है। तो जो थ्योरेटिकल पर्सनालिटी है वो सैद्धांतिक पर्सनालिटी कही जाएगी। ऐसे व्यक्ति जो सिद्धांतों का बहुत ज्यादा प्रयोग करते हो, वो अपने जीवन में किसी एक सिद्धांत को बनाए और अपने व्यक्तित्व में उन सिद्धांत को फॉलो करके ही कोई व्यवहार कर रहे हैं। जैसे कुछ लोग बहुत ज्यादा सैद्धांतिक टाइप के होते हैं, सैद्धांतिक विचारों को मानने वाले। इकोनॉमिक टाइप क्या होता है? आर्थिक। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसे का प्रयोग बहुत ही सोच समझ के करते हैं। रिलीजियस, रिलीजियस का अर्थ होता है धर्म से। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ व्यक्ति की पर्सनालिटी ऐसी होती है जो बहुत ज्यादा धार्मिक स्वभाव के होते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। ओके, इसकी बात आता है पॉलिटिकल। पॉलिटिकल पर्सनालिटी क्या होता है? कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत राजनेता टाइप के होते हैं, उनकी जो पर्सनालिटी होती है वो नहीं होता है, कभी कभी किसी व्यक्ति को हम देख के कहते हैं यार ये तो एकदम लीडर लग रहा है, इसकी जो पर्सनालिटी है काफी पॉलिटिकल वाली है, वो उसको हम लोग पॉलिटिकल पर्सनालिटी कहेंगे। कुछ बहुत सोशल होते हैं, बहुत जल्दी लोगों से घुल मिल जाते हैं, लोगों के साथ उठते बैठते हैं, अच्छे से बातें करते हैं। सोशल वर्कर्स टाइप के जो होते हैं वो सोशल पर्सनालिटी आता है। फिर आता है एस्थेटिक पर्सनालिटी, जिसको हम लोग सौंदर्य व्यक्तित्व कहते हैं। ऐसे लोग सुंदरता हो गया, ब्यूटी हो गई, इन सब चीजों में काफी
आगे देखने को मिलते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो है वो है थर्ड। 6 टाइप में इन्होंने पर्सनालिटी को डिवाइड किया है। इन्होंने मूल्य के आधार पर बताया था। वैल्यूज व्यू पॉइंट जो था वो स्पेंगर का था। को स्ट्रेंजर भी कहते हैं, स्पेंगर भी कहते हैं। आप एक बार इंग्लिश में नाम चेक कर लीजिएगा, स्ट्रेंजर या स्पेंगर। ओके, नेक्स्ट है हमारा, अब ये हमारा लास्ट ही क्वेश्चन है, व्यक्तित्व का बहिर्मुखी अंतर्मुखी वर्गीकरण प्रथम किसके द्वारा, व्यक्तित्व का बहिर्मुखी अंतर्मुखी वर्गीकरण प्रथम किसके द्वारा किया गया था? ये तो हमने शायद देखा ही था, यूंग के द्वारा। शायद ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है, ये यूंग ने बताया था। देन है क्रैशमर ने व्यक्तित्व को कितने वर्गों में बांटा है? तो क्रैशमर ने व्यक्तित्व को, हम लोगों ने क्रैशमर के बारे में पढ़ा था, जो टाइप्स थ्योरी आती है, टाइप थ्योरी में क्रैशमर की थ्योरी, शेल्डन की थ्योरी, हिप्पोक्रेट्स, इन लोगों के बारे में हम लोग देखे थे। तो क्रैशमर की जो थ्योरी है वो 4 पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया था। में एंडोमॉर्फी, नहीं सॉरी, वो शेल्डन का था एंडोमॉर्फी, इनका था क्रैश वो एथलेटिक एस्थेटिक टाइप का। उसमें 4 टाइप्स इन्होंने बताए थे अपनी पर्सनालिटी के। देन है हमारे शेल्डन ने एंडोमॉर्फिक वर्गीकरण में कौन, हाँ देखिए, इन दोनों की थ्योरी टाइप थ्योरी के अंतर्गत आती है और दोनों की ही सिद्धांत में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी देखने को मिलती है। ओके, तो क्रैशमर ने व्यक्तित्व को कितने वर्गों में बांटा था? इन्होंने 4 पार्ट में बताया था। एथलेटिक, एस्थेटिक, डायसिप्लेटिक टाइप का था। तो वो 4 पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया था। फिर शेल्डन के एंडोमॉर्फिक, शेल्डन ने 3 पार्ट में बताया, एंडोमॉर्फिक, मोसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। तो यहाँ पे क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। शेल्डन के एंडोमॉर्फिक वर्गीकरण में कौन व्यक्ति सम्मिलित होता है? तो यहाँ पे जितनी भी 3 टाइप्स की पर्सनालिटी थी, इन तीनों को इन्होंने थोड़ा डिफाइन कर दिया था कि एंडोमॉर्फिक कैसे होते हैं, एक्टोमॉर्फिक कैसे होते हैं। तो उसका एक बार आप लोग डिटेल में देख लीजिएगा, प्रीवियस वीडियोस इस पे मेरी वहां पे प्ले स्टोर में आपको देखने को मिल जाएगी। लाइव टॉपिकैलिटी के ऐप पे, वहां पे ये सारे वीडियोस रखे हुए हैं, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। तो शेल्डन ने एंडोमॉर्फिक में जो वर्गीकरण किया था वो किया था मोटे, कोमल तथा गोल। तो जो इसमें जो व्यक्ति होते हैं वो मोटे होते हैं एंडोमॉर्फिक में, गोल होते हैं तथा कोमल शरीर वाले, आराम पसंद होते हैं। ओके, तो ये हमारा जो आंसर है वो है राइट आंसर सी, शक्तिहीन, दुबले पतले। एक्टोमॉर्फी वाले जो होते हैं वो बहुत ज्यादा दुबले पतले और बहुत ही संकोची, अंतर्मुखी टाइप के होते हैं। मजबूत, सक्रिय, परिश्रमी जो होते हैं वो पहले जो होते हैं। मेसोमॉर्फिक जो होते हैं वो मजबूत, सक्रिय तथा परिश्रमी होते हैं। और जो एंडोमॉर्फिक हैं वो होते हैं हमारे मोटे, मोटे होते हैं, आराम पसंद वाले होते हैं, खुशमिजाज टाइप के लोग जो होते हैं वो आते हैं एंडोमॉर्फिक में। ओके, तो सी इसका राइट आंसर है। बच्चों एक बार इसका आप लोग प्रीवियस जो मैं आंसर है वो है हमारा राइट आंसर। हमने क्या बताया? राइट आंसर है हमारा सी। ओके, राइट आंसर है हमारा सी। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज। देखिए, जो स्टेंगर थे यहाँ पे, जो भी अभी हम लोग क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, तो क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज, जो स्टेंगर है इस पे जब हम लोग पर्सनालिटी की थ्योरी पे डिस्कशन कर रहे थे तो मैंने इसके सिद्धांत को नहीं बताया था क्योंकि मुझे वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा। लेकिन जब मैं क्वेश्चन देखी तो वहां पे स्टेंगर से संबंधित क्वेश्चन आए थे। तो इन्होंने जो वैल्यूज के आधार पे इन्होंने ये पर्सनैलिटी को क्लासीफाई किया था। और ये एक जर्मन फिलोसोफर थे, इन्होंने 6 डिफरेंट टाइप्स के बताए थे पर्सनालिटी को। पर्सनालिटी को इन्होंने कितने टाइप्स बताया था? 6 टाइप में, 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी के बारे में बताया था। द वैल्यूज आर क्लासिफाइड इन 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी। एडवर्ड स्प्रिंगर एक जर्मन फिलोसफी थे जिसमें थियोरेटिकल मैन, इकोनॉमिक, एस्थेटिक, सोशल, पॉलिटिकल और रिलीजियस। थियोरेटिकल क्या होते हैं? जो बहुत ज्यादा सिद्धांतों को मानते हैं, सैद्धांतिक होते हैं। इकोनॉमिक क्या होते हैं? जो आर्थिक रूप से मतलब थोड़ा सा पैसे को सोच समझ के खर्च करते हैं। एस्थेटिक जो होते हैं वो सौंदर्य प्रिय वाले होते हैं, सुंदरता को ज्यादा वैल्यूज देते हैं।
सोशल क्या होते हैं, सोशली पर्सनैलिटी जो बहुत ज्यादा समाज में उठना बैठना पसंद करते हैं, सोशल वर्कर्स जो हो गए। पॉलिटिकल क्या होते हैं, जो जिनका इंटरेस्ट जो होता है वो पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा होता है। रिलीजियस क्या होते हैं, जो धार्मिक टाइप के लोग होते हैं वो रिलीजियस पर्सनैलिटी में आते हैं। इन्होंने 6 टाइप की पर्सनैलिटी को बताया था। तो आपको बस इतना एक बार डिटेल आप लोग देख लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आता है यूंग का। यूंग का भी मैंने नहीं बताया था, लेकिन इससे भी क्वेश्चंस आए थे। यूंग ने मुख्यतः 2 प्रकार की पर्सनालिटी को बताया था। इन्होंने बाद में एम्बीवर्ट को भी ऐड कर दिया था। सबसे पहले इन्होंने एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट को बताया, फिर बाद में जो एम्बीवर्ट होते हैं वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन होते हैं। वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग व्यवहार करते हैं, कभी वो बहुत इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, कभी बहुत एक्सट्रोवर्ट हो जाते हैं। ठीक। तो इंट्रोवर्ट क्या होते हैं, जो बहुत कम बोलते हैं, उनको आराम पसंद, अकेले रहना अच्छा लगता है, किताबें पढ़ना अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा वो सोशली नहीं होते हैं। ओके। और जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, एक्सट्रोवर्ट क्या होते हैं, ये इससे जस्ट अपोजिट होते हैं। वो बहुत सोशल होते हैं, बहुत ज्यादा टॉकेटिव होते हैं, उनको बोलना अच्छा लगता है। एक बहुत अच्छे वक्ता के रूप में ऐसे पर्सनालिटी को जाना जाता है। ओके। तो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आएगा, अच्छा लगेगा। और इसी तरह नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा, आज हम लोग ने 30 क्वेश्चन पे बात की थी। इसी तरह 30 क्वेश्चंस या 40 क्वेश्चंस भी हो सकता है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं सारी चीजों को जोड़ के पर्सनालिटी हो गया, मेमोरी हो गई, और फिर जो हम लोग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से बात कर रहे थे, टीचिंग मेथड्स से बात कर रहे थे, उससे भी क्वेश्चन हम मैं लेके आऊंगी, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू।